नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले आपको श्रीनगर लिए चलेंगे क्योंकि कश्मीर घाटी से कल एक और दुखद खबर जो है वो देखने को मिली थी, जिसमें सीआरपीएफ के जवान की यहां पर गोली मारकर हत्या जो है वो कर दी गई आतंकवादियों की तरफ से। लेकिन बड़ी अपडेट आज आपको बताना बहुत जरूरी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें एक ओजीडब्ल्यू को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके कब्जे से एक पिस्टल भी बरामद हुई है और उसने पूरी जिम्मेदारी यहां पर ले ली है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर इससे पूछताछ होती है तो कौन से बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। सीधा रुख करेंगे सनम के पास, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। जनूबी कश्मीर के शोपियां में कल शाम को सीआरपीएफ के जवान को, जो छुट्टी पे घर आया हुआ था, नामालूम बंदूक बरदारों ने गोली का निशाना बनाया। वो जख्मी हुआ, उससे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जख्मियों को ताब ना लाते हुए दब तोड़ बैठा। ये वाक़ा पेश आते ही फोर्सेस की टुकड़ियां एक्टिव हुई, पुलिस भी मौके पे पहुंची, इलाके का कॉर्डन किया गया, लीड्स ली गई और आज सुबह लगभग 8 बजे पुलिस का पहला दावा था कि इस मामले में जो लोग मुलविस थे उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने आज बाद दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जनूबी कश्मीर के शोपियां में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान ये भी बताया कि जब शाम को लीड्स ली गई तो रात को ही एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से वो पिस्तौल भी बरामद हुआ जो इस मामले में इस्तेमाल हुआ था। उस शख्स की शिनाख्त पे एक और आदमी को भी पकड़ा गया जो ओवरग्राउंड वर्कर था और वो इस सारे मामले में उसके साथ था। जनूबी कश्मीर में ये, यूं कहे तो कश्मीर में ये पहला वाक़ा है जब 10 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस तरह के हमलावर को पकड़ा है। जनूबी कश्मीर से लेकर शुमाली कश्मीर तक पिछले कुछ दिनों में हालात जो हैं उनकी अक्कासी किसी और तरह से भी हो रही है और साउथ कश्मीर में चूंकि पॉलिटिकल नुमाइंदों पे बड़ा निशाना बनाया जा रहा है और पॉलिटिकल नुमाइंदों के मामले को लेकर अब क्राइसिस भी कहीं न कहीं शुरू हो रही है। सनम एजाज, श्रीनगर कश्मीर। चलिए अब आपको लिए चलते हैं जिला राजौरी, और जहां पर आप देखिए अपनी पार्टी किस तरह से जनाधार बटोरने में लगी हुई है। लेकिन जुल्फिकार अली के साथ भी खास बातचीत हुई है जमशेद की, किस तरह से वो बातचीत करते हुए नजर आए हैं। चौधरी जुल्फिकार अली ने किस तरह से आरोप लगा दिए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को बांटने का काम कर रही है। क्या कुछ पूरी बातचीत रही, देखिए। जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां शुरू होने के साथ ही खिताए पीर पंचाल की सियासत में कई नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं और खिताए पीर पंचाल की सियासत पे बात करने के लिए हमारे साथ माहिर सियासतदान चौधरी जुल्फिकार अली, अपनी पार्टी के वाइस सदर, इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार शुरू हुई, पीर पंचाल की सियासत में एकदम दोबारा तब्दीली देखने को मिली, क्योंकि इस बार भाजपा ने वो कार्ड खेला जो इलेक्शन में अमूमन हम देखते आते थे कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया जाएगा। आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वही 2019 के बाद बदल गया हुआ है और लोगों के जज्बात जो हैं, काफ़ी लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो हर्ट हुए हैं। और एक जमात जो है, बिलखुसूस जिस जमात का आपने जिक्र किया है, उनका एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे वर्क कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अपना वो टारगेट किस तरीके से अचीव करें और किस तरीके से यहाँ के लोगों को बांटा जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ के लोग जो हैं वो बड़े बाशऊर लोग हैं और इन लोगों ने हमेशा ही हर इस किस्म की, जो चाहे वो कम्युनल फोर्सेस हों या इंटरनेशनल फोर्सेस हों, उनको बहुत अक्लमंदी के साथ डिफीट किया है। और इस बार भी आने वाले चुनाव जो हैं और जिनकी हम तवक्को रख रहे हैं, पिछले 4 साल से जो हैं वो लोग डिफ्रेंचाइज्ड नहीं रहे हैं। यहाँ पे लोगों की एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ना होने की वजह से लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो मुझे लगता है कि आज की सियासत में लोग अक्लमंदी से फैसला करेंगे और इन चालों में नहीं आएंगे। जिस तरह खास करके अगर खिताए पीर पंचाल की बात करें, क्योंकि आप इस इलाके के ही हैं, इस खिता के कई सीटें जहां इसी तरह की सियासत हर इलेक्शन में देखने को मिलती है। गुजर पार्टी, जिस तरह भाजपा ने इस बार जो कहा है कि इलेक्शन से पहले पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देंगे, भाजपा भी वही सियासत कर रही है जो पहले यहाँ जमात कुछ नई चीज देखने को मिलेगी। देखिए, जहां तक गुजरों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने का मतलब है या शेड्यूल्ड ट्राइब्स को यहाँ पे पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला है, वो एक उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था जो काफी देर से नहीं मिला था, वो उनको मिला है। लेकिन अगर आप इसके फायदे देखेंगे तो फायदे के तौर पे कोई फायदा नहीं है। वही सीटें रिजर्व हुई हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो ट्रेडिशनली इनकी सीटें थी।
जहां से वो हमेशा ही जीतते थे, चाहे वो दरहाल हो, चाहे वो रजौरी हो, चाहे वो सुरनकोट हो, चाहे वो मेंढर हो या गोल गुलाबगढ़ की सीट हो, इन सीटों से या कंगन की सीट हो, इन सीटों से ट्रेडिशनली ही ट्राइबल जीतते थे। अगर आप पिछले इलेक्शन को देखेंगे तो पिछले इलेक्शन में शेड्यूल्ड ट्राइब गुजर कम्युनिटी से 8 एमएलए थे और गद्दी एक और गुरेज से एक थे। शेड्यूल्ड ट्राइब जो थे वो 10 एमएलए थे पिछली असेंबली में। तो मुझे लगता है कि बिलखसूस किसी कम्युनिटी को कोई बेनिफिट जो है वो नहीं हुआ। गुजर कम्युनिटी को अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन देनी थी तो उन एरियाज में देने की जरूरत थी जो अनरिप्रेजेंटेड रहे, जैसे कठुआ डिस्ट्रिक्ट रहा, जम्मू डिस्ट्रिक्ट रहा, सांबा डिस्ट्रिक्ट रहा, अरेस्टवाल डोडा डिस्ट्रिक्ट रहा या वादी कश्मीर के कुछ इलाके हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस जो रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई है उससे यहाँ के जो गुजर कम्युनिटी है बिलखसूस उसमें कोई ज़्यादा खुशी की लहर हो, बल्कि इसके जो एक हमारा सोशल फैब्रिक था, जो गुजर पहाड़ी का एक सोशल फैब्रिक था, यहाँ वो फैब्रिक जो है वो ख़राब होता नज़र आ रहा है। और एक कहीं ना कहीं दूसरे सेक्शन के जो हैं गुजर कम्युनिटी से जो अदर सेक्शन है उस सेक्शन को कहीं अपने आप को वो हर्ट फील महसूस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रिजर्वेशन अब क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये जो कार्ड खेला जा रहा है ये लोगों को डिवाइड करने का है। सर, जिस तरह आप कह रहे हैं ये कार्ड जो खेला जा रहा है लोगों को डिवाइड करने का कार्ड है, अगर भाजपा इसके लिए जिस तरह भाजपा की तरफ से दिया एसटी पार्टी, इसको किस तरह देखते हैं? अगर पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देती है भाजपा, आप इसको किस तरह देखें? देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूं, लेकिन मुझे जो लगता है बाई एंड लार्ज जो मेरा एक एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट जो मेरा एनालिसिस है, जो मैं ग्राउंड पे रीड करता हूं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल नॉट वोट फॉर बीजेपी। उनको लोगों को रियासत का ख़त्म होना, 370 का एरोड होना, ये एब्रोगेशन होना, ये लोगों के दिलों को हर्ट हुआ है। लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो इस चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता, और उसका जिम्मेदार वो भाजपा को समझते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मे वोट फॉर बीजेपी इवन इफ एसटी स्टेटस इज ग्रांटेड टू देम। ये थे हमारे साथ माहिर सियासत चौधरी जुल्फकार अली जी, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा कि भाजपा डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी इस बार खिताई पीर पंचाल में कर रही है, जिसमें 2 कम्युनिटियों को तकसीम करने किया जा रहा है, बल्कि सियासत की जा रही है उनको तकसीम करके सियासत करने की। चलिए अब आपको लिए चलेंगे डोडा, और यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि लेबर कोर्ट की तरफ से किस तरह से आज यहाँ पर पेंशन वीक बनाया गया है, किस तरह पूरा लाभ आप यहाँ पर ले सकते हैं। वसीम गत्तू पहुंचे हुए थे ग्राउंड जीरो पर, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं वो दिखा देते हैं। तो लेबर कोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से पेंशन वीक हर जगह पे बनाया जा रहा है डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और आज लास्ट दिन था इसका। पूरे वीक बनाया गया ये पेंशन वीक, और इसी सब पे मेरे से बातचीत करने के लिए जुड़े हैं सीनियर ऑफिसर लेबर कोर्ट के। और जिस तरह से आपको बताऊं कि आज टाउन हॉल डोडा में भी काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे लाया गया था, उनको भी समझाने की पूरी कोशिश की गई। सर, आपका वेलकम है। आज के दिन के हवाले से हम बात करेंगे, और जो आपने पिछले दिनों आपने यही प्रोग्राम अलग अलग जगहों पर किया, थोड़ा सा जानना चाहूँगा किन किन इलाकों में ये प्रोग्राम किया, और जो आज आपने यहाँ पे प्रोग्राम किया इसमें क्या समझाने की कोशिश की गई? थैंक यू। मैं आपके माध्यम से सभी जो सुनने वाले हमारे दर्शक हैं उनको बताना चाहता हूं कि ये जो पेंशन वीक बनाया गया, ये हमारे जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है उसके अंदर ये बहुत सारे जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनको एनरोल करने का एक स्पेशल ड्राइव था। इसके तहत हमने हर संभव कोशिश की कि लोगों तक पहुंचा जाए, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो, इनलाइन डिपार्टमेंट्स हो, उनको भी इसके साथ लेके उनको भी हिदायत की थी कि भाई जो लोग उनसे वाबस्ता हैं उनको मोबिलाइज करके एनरोल किया जाए, रजिस्टर करवाया जाए, ताकि इस स्कीम का उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। तो जो इसमें वर्कर्स आते हैं वो हमारे जैसे नरेगा वर्कर्स हैं, जब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर कैजुअल लेबरर्स हैं, जहाँ हमारे आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, मिड डे मील वर्कर्स हैं, NHM जो वर्कर्स हैं वो लोग कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, बहुत सारे सेक्टर मतलब किस्म के कैटेगरीज के लोग इसमें, जैसे हमारे रेडी फड़ी वाले छोटे दुकानदार जो जिसकी इनकम 15,000 से कम होगी वो लोग इसमें आते हैं, जो भी रेडी फड़ी वाले ट्रांसपोर्ट वर्कर्स इवन इसमें आते हैं, ऑटो वाले आते हैं। तो बहुत सारे लोग इसमें आते हैं, और कोशिश की गई कि इन लोगों के लिए
ऐसी कोई स्कीम बनाई जाए जिस स्कीम के अंदर इन लोगों को उनका जो आगे वाला फ्यूचर है 60 साल के बाद जो होता है बुढ़ापे वाला वो सिक्योर हो सके। तो इसी सिलसिले में ये स्कीम के अंदर सारी मोबिलाइजेशन की है, लोगों को रजिस्टर किया जा रहा है। कि गरीब तबका बहुत ज़्यादा होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको इस तरह की कोई अवेयरनेस है ही नहीं, उन तक कैसे आप पहुंचेंगे, किस तरह की अवेयरनेस उनको देंगे आप? हम वक्तन बवक्तन मतलब अपने अवेयरनेस कैंप्स करते ही रहते हैं, क्योंकि इन लाइन डिपार्टमेंट्स जो हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसमें बहुत सारा जो एक हमारा बहुत सारा तादाद है नरेगा वर्कर्स, तो उस सिलसिले में हम उनसे भी सारे अवेयरनेस कैंप खुद भी पंचायत लेवल पे जाके, जब ब्लॉक लेवल पे जैसे हमारा ब्लॉक दिवस होता था, जब उससे पहले और प्रोग्राम्स जो होते रहते हैं टाइम पे, तो हम कोशिश करते हैं जहाँ भी पहुँच सकें वहाँ पहुँच के जाके लोगों के बीच उनको अच्छी तरह से समझा सकें ताकि वो इन स्कीमों का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। अभी तक कहाँ पे आपने प्रोग्राम किया, किस इलाके में प्रोग्राम किया? अभी तक इस वीक को मनाने के सिलसिले में हम जैसे भद्रवाह गए हैं 2 बार, तो म्यूनसिपैलिटीज़ के एरियाज़ को कवर किया है, जहाँ भी किया है वो कास्तीगढ़ गए हैं, बागबा गए हैं, असर गए हैं, तो इधर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स का हमने सिटी में भी किया 2 बार। तो और शॉपकीपर्स के पास जब इनके शॉपकीपर्स इसमें आ जाते हैं तो उन लोगों को भी अवेयर किया गया कि वो इस स्कीम के अंदर अपने आप को एनरोल करें और इसका फ़ायदा उठाएं स्कीम का। और थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपको कि स्कॉलरशिप कितने लोगों को अभी तक आपने दिया है? हाँ, हमारी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए स्पेशली जो स्कीम्स हैं उसके लिए वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसके अंदर एक स्कॉलरशिप स्कीम भी है जिसके लिए हम उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद करते हैं। तो अभी इस साल के लिए हमने कोई 2900 बच्चों को ये स्कॉलरशिप का फ़ायदा दिया है, और जो बाकी इस साल जो फॉर्म जमा हुए हैं उसका भी जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है तो उसके अगले साल में ये पैसा उनको दिया जाएगा। जिसमें इसमें देखते हैं हम कि कुछ लोग पेंडिंग भी होते हैं, वो किस कारण पेंडिंग है? पेंडेंसी इस तरह से होती है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें कोई कमी पेशी होती है, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उनको टेलीफोनिकली बताएं कि भाई जो कमी है आप पूरा करो, तो इसके बाद उनको भी हम पैसा दे देते हैं, डाल देते हैं। लोगों को आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा, खास करके डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों को? मैं तमाम सुनने वाले दर्शकों को ख़ास तौर पे जो हमारे मजदूर वर्ग से वाबस्ता हैं, जो रोज़ दिहाड़ी लगा के कमा के खाने वाले हैं, उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि आप इस स्कीम के अंदर अपने आप को रजिस्टर करिए ताकि आपका जो फ्यूचर है, आपका जो बुढ़ापा है, ओल्ड एज है, वो प्रोटेक्ट हो सके और आप इज्जत से अपना आगे वाला टाइम निकाल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो लेबर कोड के सीनियर ऑफिसर हमसे बात कर रहे थे और जिस तरह से उन्होंने बताया कि पेंशन वीक हम कहाँ पे बनाया हमने और आज किस तरह से बनाया और किन किन लोगों को इस तरह की अवेयरनेस दी गई। आप देखते रहे गुलिस्तान वसीम गुत्तू डोडा। ये लेबर वीक लेबर डिपार्टमेंट वाले पेंशन वीक मना रहे हैं, जिसका आज यहाँ पे टाउन हॉल डोडा में इन्होंने कार्यक्रम रखा था। इसमें मुझे भी इन्होंने मदद किया था बीइंग ए काउंसलर। तो इसमें सबसे बड़ा ये जो स्कीम है, 18 साल से उम्र जिसकी है, 18 साल से ज़ायद से लेकर 40 साल तक, उन लोगों ने मिनिमम 50 रुपये और मैक्सिमम 200 रुपये भरने हैं पर मंथ, और 40 साल तक। और 40 साल के बाद जब उनकी उम्र 60 साल पहुंचेगी, 20 साल के वक्फे के बाद, बीच में जो वक्फा है, 60 साल के बाद उनको 3000 रुपये पर मंथ पेंशन दी जाएगी। क्या लगा आपको, क्या देखने को मिला, नई चीज़ क्या समझने को मिली? इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि कम से कम जो इस वक्त 35 साल का मेल या फीमेल है, अगर वो इस वक्त इस स्कीम में हिस्सा लेता है तो उसने 4-5 साल पैसे जमा करने और उसको 60 साल के बाद 3000 रुपये पर मंथ मिलेगा। उसके लिए बहुत फ़ायदा है। और 18 साल के उम्र के बच्चे जो हैं ज़्यादा हैं और आने वाले काल में उनको इससे बड़ा फ़ायदा हो सकता है। चलिए अब आपको सोपोर लिए चलते हैं और यहाँ पर डी एडिक्शन सेंटर किस तरह से बनाए जा रहे हैं और कैसे उस पर काम चल रहा है ये दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हमारे संवाददाता नदीम ने रिपोर्ट किया है कि जो युवा नशे की तरफ जाते जा रही हैं उन्हें मुख्य धारा में किस तरह से लाना है, अवेयरनेस प्रोग्रामिंग किस तरह से की जा रही है, वो देखिए। किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन कहाँ कर रहा है, गलत काम कर रहा है। थोड़ा ब्रेव भी रहना पड़ेगा। देखिए, ये बोलते ना फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। हम घर बैठ के तो हम वो कर नहीं सकते ना। आपको लगे कि घर बैठ के आपका सारा काम हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा रिस्क लेना है। वैसे ऐसी कोई बात नहीं कि खुदा न खास्ता आपकी बातें बाहर जाएंगी, बट ये है कि वही जैसे कहते हैं फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। और खासकर जो हमारे चरस कनान या ड्रग्स कनान तमिस गाड़ी खसने बहुत तमिस गन तलान मे कंसाइनमेंट बह
ठीक बेशक मे पन वनकस अम सात परेशानी कि मे पोस बहुत नफरस रोपये दह दारान बहुत बह अन यह और ड्रग्सस पे पोस यह 2 नंबर पोस हराम पोस बह कर पन प्रॉब्लम यह कर दूर यह मशिद गसान कि युथे बह ड्रग्स अनान मे महल किस तमिस लक्टिस लड़कस यमिस गिंदान पे वन चिंटू बबलू वाला यूर फादर ठीक यह तमिस चुन यह मेनिस बच्चस चुन क्या आदाब, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज़ और मैं नदीम। इस वक्त हम सोपोर के बोटिंगू इलाके में मौजूद हैं। अगर हम देखें जो कि अगर ड्रग्स की बात करें जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसी के हवाले से आज यहाँ पे बोटिंगू के इलाके में जो जंगीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है उन्होंने जो है आज यहाँ पे एक प्रोग्राम का इनेकाद किया था, जिसमें अगर हम देखें सिविल सोसाइटी के साथ साथ स्टूडेंट्स ने भी जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और अगर हम खासकर बात करें सोपोर पुलिस की अगर हम बात करें तो SDPO फुरकान कादिर वो भी इस प्रोग्राम में आज मौजूद थे। और खास अगर हम बात करें SHO सोपोर खालिद साहब वो भी इस प्रोग्राम में आज मौजूद थे और उन्होंने भी जो है इस हवाले से जो है आज रोशनी डाली और किस तरह से जो है इस ड्रग्स को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। उसी हवाले से जो है आज यहाँ पे जंगीर के इलाके में बोटिंगू के इलाके में जो है आज एक ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम रखा गया था। तो मेरे साथ बात करने के लिए है इरफान अहमद भट्ट जो कि प्रेसिडेंट भी है स्पोर्ट्स जो कि जंगीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट भी है। और अगर हम देखें लगातार जो है इनकी भी कोशिश है कि अगर जंगीर इलाके की बात करें तो इस मंशियात से, इस खुराफात से जो है अगर हम युवा की बात करें तो इनको कैसे दूर रखा जा सकता है। तो इसी हवाले से इरफान साहब से जानने की कोशिश करेंगे। इरफान साहब आपका खैर मकदम है। सबसे पहले शुक्रिया, आपसे बात करने का मौका मिला है। आज जंगीर सब की तरफ से एक ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम हुआ है मॉडल पब्लिक स्कूल बोटिंगू में। सबसे पहले आपका शुक्रिया, उन स्कूल वालों का भी शुक्रिया जिन्होंने हमें आज ऐसा ताउन दिया है। उनके बच्चों का भी मकसद ये है कि जो आजकल के जवान खराफात की तरफ जा रहे हैं उनको वापस लाने के लिए हमने कुछ इकदाम उठाए। हमने सोचा कि पुलिस में इसमें ज़रूरी होना चाहिए, सिविल इंतजाम होना चाहिए। हमें कुछ और लोग भी मुद्दा किए हैं कोर्ट से, वो नहीं आ सकते किसी मजबूरी की वजह से, उनको भी आना था। लेकिन हमने सोचा कि हम एक प्लेटफार्म को सबको लाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को और सिविल इंतजाम को भी, उसके खिलाफ हम क्रैक डाउन करेंगे। तो जब उसके खिलाफ सब लोग आएंगे, मुनज़्ज़म हो जाएंगे, पुलिस और सिविल इंतजाम और लोग भी, तो मुझे लगता है ये कंट्रोल हो जाएगा। उसी हवाले से आज हमने वहाँ पे एक ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम रखा है बोटिंगू में। मकसद ये है कि जो आजकल के जवान खराफात गुजार रहे हैं उनके वापस लाने के लिए हमने कुछ ऐसे इक़दाम उठाए हैं जो आज हमने शुरू किए हैं। इरफान साहब, अगर देखें पुलिस का अहम रोल बनता है, या अगर हम देखें सिविल सोसाइटीज़ की बात करें, या अगर हम देखें पुलिस भी जो है अपना अहम रोल निभा रही है। जैसे कि अगर हम देखें पिछले हफ्ते भी अगर देखें रफियाबाद इलाके में या सोपोर इलाके में भी जो है पुलिस की जानिब से ड्रग्स में मुलवस होते हैं उनको पकड़ा जाता है, उनको जो है सलाखों के पीछे लिया जाता है। तो इसके हवाले से आपका क्या कहना है? सबसे पहले वही करना चाहिए, जब तक उनको सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता है तब तक कंट्रोल कैसे हो जाएगा। एक पुलिस अच्छा काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रहा है, तो जब ये हो जाएगा तब ये कंट्रोल हो जाएगा। तो हमारी गुजारिश ये है पुलिस आप कंटिन्यू रखे, उनको गिरफ्तारी करे, जो ये गलत लोगों को गलत रास्ता दिखा रहे हैं उनको पकड़ के लाए, बंद करें। जो भी ड्रग में मिला हो, चाहे शराब में चाहे किसी और चीज़ में, अच्छा काम कर रहे हैं और उससे तेज़ आने और उनको उससे तेज़ आने की हिम्मत करनी चाहिए। इरफान साहब, जानना चाहेंगे अगर आप देखें कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आपका अहम रोल बनता है, अगर हम जंगीर इलाके की बात करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आप अहम रोल निभा रहे हो, अगर हम देखें जो यहाँ के लड़के हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, और आपकी क्या मैसेज रहेगी उन लड़कों के लिए? उनके लिए ये मैसेज है कि वो आए, आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आए, चाहे फुटबॉल चाहे क्रिकेट में आए, अपना टैलेंट आगे ले जाएं और उन बुरे कामों से दूर रहे। हमारी मैसेज हमेशा यही रही। आपको पता है हमने इसलिए एसोसिएशन भी बनाई है कि जितने भी जवान खराफात कर रहे हैं, इसलिए हमने एसोसिएशन बनाई है। उनका जो प्लेटफार्म है उनको हम आगे ले जाएंगे, उनका जो टैलेंट है उनको हम आगे ले जाएंगे और जंगीर का नाम रोशन हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए अब आपको कुलगाम लिए चलते हैं और कुलगाम में आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से यूनिवर्सिटी को एक डंपिंग यार्ड यहां पर बना दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियां पहुंच रही हैं। और यहां ग्राउंड जीरो पर तनवीर पहुंचे हुए थे, किस तरह से उन्होंने रिपोर्ट किया है, कितनी परेशानियां लोगों को आ रही हैं, देखिए। ये कौमी शहरा है और कौमी शहरा के बिल्कुल एक गेट के बाहर हूँ और ये गेट जो है स्कॉस्ट जो एग्रीकल्चर रिसोर्स सेंटर है, राइस रिसोर्स सेंटर खड़बनी कुलगाम में, और उसके बाहर बैठा हूँ गेट पर। और मैं आपको एक ऐसी स्टोरी अगर करूँगा, क्योंकि एक स्टोरी ये है कि अगर स्वच्छ भारत अभियान पर इतने सारे हुकूमत निकाले जाते हैं, अगर ये दावा किया जाता है कि सफाई ईमान है, अगर हर किसी जगह पे हर किसी डिपार्टमेंट की जानिब से चाहे गैर रज़ाकाराना तंजीम इस बात पर इशारा करती है ऑलवेज, और अवेयरनेस जानकारी प्रोग्राम दिए जाते हैं कि सफाई जो है
सफाई का खास ख्याल रखा जाए। लेकिन सितम ज़रीफ़ी का आलम यह है, मैं राइस रिसोर्स सेंटर के गेट पर खड़ा हूँ, ये खड़बनी में वाक़ा है, और मैं यहाँ पे तस्वीर में दिखाना चाहूँगा, उसकी फेंसिंग लगी हुई है, और नाजरीन को दिखाना चाहूँगा कि ये राइस रिसोर्स सेंटर खड़बनी है, और इसके बाहर बिल्कुल यहाँ पे तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि ये आप देख सकते हैं कि डंपिंग साइट जो है शायद यहाँ पे ही बनाई गई है, और यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये देखिए आप नेशनल हाईवे, बिल्कुल नेशनल हाईवे जो 44 कौमी शहरा है उसके बिल्कुल सामने ही है। और यहाँ पे आप मैं दिखाना चाहूँगा कि डेड एनिमल्स, कुत्ते वगैरह जितने भी हैं वो बिल्कुल यहाँ पे, मैं आपको क्लोज में नहीं दिखा सकता क्योंकि ये वायलेशन हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि जो पूरा जो गंद गलाजत है जो वो शायद यहाँ पे ही उसकी डंपिंग साइट जो है यहाँ पे ही बनाई गई हैं। लेकिन या तो जो रिसर्च सेंटर के अहदेदारान हैं, राइस रिसर्च सेंटर के अहदेदारान, स्कॉटिश के यूनिवर्सिटी के अहदेदारान जो हैं, शायद उन्हें ये गवारा नहीं लगता कि इस तरह की यहाँ पर जो गंदगलाजत है मेन गेट पर, और फिर कौन सा रिसर्च इस सेंटर में अंदर होता है, ये शायद इस गंदगलाजत से पैदा यकीनन जाहिर सी बात है कि इससे इशारा ये मिलता है कि शायद कि अगर जो दामन है, अगर जो मेन एंट्री है उस पर इस तरह की गंदगलाजत है तो फिर अंदर क्या हाल होगा ये शायद हम नहीं जानते। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ के एक बुजुर्ग शहरी। तलाश है सब, तलाश युतो जी 8 सेकंड वन हज पन नाव मोहम्मद इब्राहिम नायक युकुन फिर मैं वन नायक साहब ये क्या सेंटर अस वन तो गयो अक्सर बिल्कुल साफ ये त्रायो ने 2-3 रेत निमो की मगर उनमें लोग बेग शुरू करें फिर मान नहीं किया एक दो अगर ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वो देख वारिया आम अगर अच्छा ये ड्यूटी बाजार देवन आंगनबाड़ी डेड एनिमल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ये नेशनल हाईवे और रिसर्च सेंटर अंदर है, क्या रिसर्च सेंटर होगा अगर से बाहर ये करा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरार अहमद है और मैं यहाँ पास में रहता हूँ। सर आप खुद भी देख सकते हो कि कितनी गंदगी यहाँ पे डाली है। हम ही डालते हैं, लेकिन एक काम है कि पहले इनको आना था, गवर्नमेंट को आना था कि घर वालों को मत डाले यहाँ पर, और अगर अब डाला भी है तो फिर भी ये सफाई इसकी करनी थी। डाले जाते हैं, लेकिन सफाई अभियान के हवाले से यहाँ पे मैं कंसर्न अथॉरिटी को ये कहना चाहूँगा कि वो कम से कम यहाँ पे ड्राइव चलाएं सो दैट कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो साफ रहे, सो दैट कि यहाँ पे जो सुकाष्ट के, हालांकि सुकाष्ट का ये है कि अगर हम उस पर गहरा नहीं जाना चाहते, लेकिन सुकाष्ट में अपने फंड की रकूमात जो हैं वो उनके तरफ से खुद ही आते हैं, वो अपने फंड में यूटिलाइज करके यहाँ पे थोड़ा सा सफाई अभियान चला सकते हैं। एक बार फिर से आपको टंगमर्ग लिए चलते हैं क्योंकि आगजनी की घटना यहाँ पर देखी गई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। पूरा मामला क्या है, आदिल से ही जानते हैं। कि 12:30-1 के दरमियान जो ये आग की होलनाक वारदात हुई, ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई। और जब हम यहाँ पहुँचे, हमारे साथ जो हमारा लोकल यूथ था पिंजोरा का, तो हमने उसी वक्त जो हमने आग को बुझाने की कोशिश की। हालांकि हमने आग बुझाई कम्प्लीटली, लेकिन उससे पहले उनका जो भी यहाँ सामान था, खाने का, पीने का, सोने का, सब कुछ ख़त्म हो चुका था, डैमेज हो चुका था। तो फिर उसके बाद जब हमने यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किया तो रेस्क्यू ऑपरेशन में ये जो मोहम्मद यूसुफ ऋषि का बेटा वो ज़ख्मी हो चुका था, और जो इसका और एक गुलाम ऋषि का बेटा रियाज अहमद ऋषि, उसके हाथ भी जल चुके थे। और कुछ लोकल यूथ्स भी वो भी उसमें जख्मी हो चुके थे। तो करीबन 15-20 बंदे हैं, लेडीज से लेकर बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, बच्चों तक, तो सब जो है इस वक्त मुसीबत में है। मैं गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, जितने भी हमारे भाइयों से, कश्मीरी भाइयों से, या जितने भी हम सब भाई हैं जो भी हैं, बस भरपूर मदद करें। अस्सलाम। मौजूद है पिंजोरा कुंजर में, चूँकि आज सुबह जो ही एक मकान में जो है एक होलनाक आग की वारदात में जो है पूरी तरीके से खाकस्तर हुआ है। यहाँ पर हमारे विजुअल्स में भी आप देख पाएंगे, हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं, जो मकान जो है पूरी तरीके से जो है खाकस्तर हुआ। तो यहाँ की जो लोग है या यहाँ की जो पब्लिक है या यहाँ की फैमिली से जब हमारी बात हुई तो कहीं ना कहीं उन्होंने यही डिमांड रखी सरकार के सामने कि इन्हें जो है माकूल मुआवजा जो है फराहम किया जाना चाहिए, ताकि आज की इस महंगाई के दौर में कहीं ना कहीं जो है एक बार फिर जो है अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते हैं। क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि कुछ नौजवान जो है इसमें रेस्क्यू के दौरान जो है ज़ख्मी भी हुए हैं। तो यही उन्होंने डिमांड की कि सरकार के साथ साथ हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही गुजारिश की कि इन्हें जो है माकूल मुआवजा फराहम किया जाना चाहिए, ताकि इन महंगाई के दौर में जो है इन्हें किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। आदिल डार, JK 24/7 न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। अब आपको लिए चलेंगे जिला सांबा, और सांबा से भी ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं वो दिखा देते हैं।
तो सांबा में आज पैंथर्स पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। सांबा का जो पैंथर्स पार्टी का कैडर है वो तमाम कैडर आज रिजाइन कर चुका है, पैंथर्स पार्टी को ये रिजाइन दे चुका है। क्या कुछ कारण इसमें रहे ये हम जानने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर बात करें जिला प्रधान नेशनल पैंथर्स पार्टी सांबा के राजेश्वर सिंह, तो उनके साथ तमाम कार्यकर्ता जो आज पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। लेकिन इसके पीछे कारण ये सामने आ रहे हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट बताया जा रहा है कि जिस पार्टी में नहीं है उस पार्टी में रहना ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं परिवारवाद भी अब पैंथर्स पार्टी में ऐसा लग रहा है कि देखने को मिल रहा है, जिसके चलते यहां पर आज तमाम सांबा के जो कार्यकर्ता हैं जिला प्रधान के समेत ये पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। क्या कुछ कारण है ये जानने का प्रयास करेंगे। आज तमाम आपके कार्यकर्ता और आप जिला प्रधान के डेजिग्नेशन पर थे, तो क्या कारण रहे कि आज आपने पार्टी को अलविदा कह दिया है, और पैंथर्स पार्टी के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ेंगी। इससे पहले बलवंत सिंह मनकोटिया जब पार्टी छोड़कर गए थे तो तब भी मुश्किलें थी और ये मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन क्या कारण है मेन जो आज पार्टी को छोड़कर आए हैं? देखिए ऋषि जी, जो आज पार्टी छोड़ने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो इनके घर की जो परिवार की जो लड़ाई है, जो इनके घर में जो कला पड़ी हुई है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि हर इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। तो आपको पता है, आपने पहले भी कुछ ऐसा देखा होगा पहले पीछे कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, तो उन्होंने जैसे मतलब हमारी एक मीटिंग हुई तो वहाँ हमारे जो प्रोफेसर भीम सिंह जी हैं जो फाउंडर हैं इस पार्टी के, तो उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। तो खैर हम तो छोटे एक वो थे, लीडर नहीं कह सकते हम तो समाज सेवी हैं, लेकिन एज ए वर्कर हम कुछ बोल नहीं सके। तो हमने भी ये सोचा कि चलो ठीक है, अगर प्रोफेसर भीम सिंह जी के बाद इनको अगर प्रेसिडेंट बना देते हैं पार्टी का तो अच्छी बात, हम तो काम करना है। लेकिन उनके जो वे ऑफ टॉकिंग और बात करने का जो है, उनका जो एटीट्यूड है वो हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम डोगराज हैं और हमारा एक कल्चर है कि बुजुर्गों को इज्जत देना वो सबसे अहम है। तो और भी बहुत बातें हैं, जैसे पीछे क्या हुआ, एक मीटिंग हुई तो मैंने इनको बोला, हर्षदेव साहब को मैंने बोला कि सर बात ऐसी है कि हमारी पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है, तो आप ऐसा कीजिए कि एक बार मनकोटिया आपका छोटा भाई है, बलवंत सिंह मनकोटिया जी आपके छोटे भाई हैं, आप एक उनको कॉल करें, उनके सर पे हाथ फेरें, बोले छोड़ो यार गुस्से को, आओ पार्टी में आओ। लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने हमारी बात को इग्नोर किया। तो फिर हमने सोचा, फिर हमने एक मंथन किया कि क्या करना चाहिए। खैर उन्होंने हमें बोला कि भाई देखो आप जाओ, अगर मान सकता है तो उसको बुलाओ। तो फिर हम गए उधमपुर में, तो उनसे बात की। तो लेकिन मनकोटिया साहब जैसे लीडर शायद मैं बोल सकता हूँ कि जम्मू प्रोविंस में ऐसा नेक दिल इंसान नहीं मिलेगा खजूरिया जी। तो जब तक हम उनसे बातें करते रहे तो उनके मुंह पे हर्षदेव सिंह के बारे में कभी कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं है, बस यही हमारे बड़े भाई साहब चेयरमैन साहब। लेकिन हम जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो हमारे एक साथी को फ़ोन आता है, तो पूछता है कि आज प्रोटेस्ट रखा था जम्मू में, आप आए नहीं। तो उन्होंने बोला कि हम उधमपुर गए थे। अरे भाई किस लिए गए थे? उन्होंने बोला कि हम गए थे उधर मनकोटिया साहब को मनाने के लिए, बात करने के लिए कि सर छोड़ो आप आ जाओ। अरे यार छोड़ो उसको, क्या लेने गए आप उसके पास? तो ऋषि जी मन को बहुत ठेस पहुंची। जख्म तो पहले आस्ता आस्ता आ रहा था, लेकिन उससे बहुत बड़ा जख्म आ गया कि यार आपको पता है कि मनकोटिया साहब जो है वो एक हीरा है, तो अगर वो पार्टी में आ जाते तो शायद हम ये पार्टी नहीं छोड़ते। लेकिन उन्होंने हमें बोला कि पार्टी में आप आने का मतलब नहीं है, क्योंकि उनका एटीट्यूड तो चाहिए नहीं होगा। यानी ये जो साफ तौर पर बातें नजर आ रही है, ये हर्षदेव सिंह जी को लेकर आ रही है कि उन्हीं की वजह से ये पार्टी को आज आप छोड़कर आए। बिल्कुल, अब ये मुश्किलें और बढ़ेंगी। जम्मू कश्मीर यूटी में चुनाव है, चुनावों में कौन सा चेहरा सांबा से होगा जो कॉन्टेस्ट करेगा, पैंथर्स पार्टी की डूबती नैया को बचाएगा। लेकिन लगता नहीं है कि ये अब नैया जो डूब रही है ये बच पाएगी। और भी अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ है सूरत हाल वो देखिए।